हेलो दोस्तों, मेरा नाम किशन गुप्ता है और केमिस्ट्री वाले गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम क्लास 11th का सीबीएसई बोर्ड एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में पहले आज की वीडियो में हम 5 लॉज की बात करेंगे। तो उन 5 लॉ कौन से हैं? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गैलुसेक लॉ। तो सबसे पहले हम लेते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हम बहुत बेसिक है, बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो इसमें क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, मास इज़ नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, मतलब जो A है प्लस B है, उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो A और B बनेगा। मतलब अगर ये एक मोल है, एक मोल A है अपने पास और एक ही मोल B है, तो उसका जो रिएक्टेंट था, जो ये इसका जो प्रोडक्ट है, वो 2 मोल बनेगा। मतलब मास दोनों का सेम रहेगा। अगर इसको भी हम प्लस करें तो ये भी 2 मोल है। तो इससे क्या, LHS इज इक्वल टू RHS, मास सेम है। तो हमें पता चलता है कि जो रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो अब इसके बाद आप नोट्स कॉपी एक बना लीजिए या फिर आपके पास जो नोट्स कॉपी है वो निकाल लीजिए और उसके अंदर मेरे साथ आप इस चैप्टर के नोट्स बनाते जाइए। अब देखिए, सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखिए। डेफिनेशन लिखिए इसकी सबसे पहले, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट लिखना मत भूलना। इसकी डेफिनेशन में वापस बोल देता हूँ, मास इज़ नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट विल कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, ठीक है। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो चलिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसका क्वेश्चन देखिए, व्हाट मास ऑफ BaCl2, BaCl2 का मास फाइंड करना है वो हमें। व्हाट मास रिएक्ट विथ 24.4 ग्राम ऑफ Na2SO4 to give 46.6 ग्राम ऑफ BaSO4 एंड 23.4 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो ठीक है, पहले इसकी हम रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन देखिए इसकी, BaCl2, इसको हमें फाइंड करना है। तो इसका मास भी नहीं दिया हुआ, तो इसके मास को हम x मान लेते हैं। x इज इक्वल टू इसका मास प्लस Na2SO4, इसका मास दिया हुआ है 24.4 ग्राम्स, गिव्स कितना? BaSO4, क्या बना? BaSO4। इसका हमें वेट दे रखा है 46.6 ग्राम्स, इसका वेट है। एंड प्लस NaCl कितना है? 23.4 ग्राम्स। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे Ba1 है, वहाँ पे Ba1 है, यहाँ पे Cl2 है, वहाँ Cl1 है, यहाँ Na2 है, वहाँ Na1 है, SO4। तो मतलब Na और Cl गड़बड़ है, दोनों 2-2 है, तो यहाँ पे भी 2 कर देते हैं। ठीक है, बैलेंस हो गई। अब देखिए, हमने इससे पहले जो इसकी डेफिनेशन पढ़ी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, उसमें हमने पढ़ा था कि जो LHS होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की बात हो रही है सिर्फ, वो RHS के बराबर होता है उनका मास। तो हम पहले देख लेते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट का कितना है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, इसको तो हमने x मान ही लिया, तो x प्लस 24.4 ग्राम्स। टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट का मास कितना हुआ? 46.6 प्लस 23.4, 46.6 प्लस 23.4 ग्राम्स। तो इसको डायरेक्ट लिख देते हैं हम 70 ग्राम्स। 70 हो गया दोनों का सम। ठीक है, अब इन दोनों को इसमें रख देते हैं। LHS ये है, RHS ये है, तो LHS है x प्लस 24.4 ग्राम्स इज इक्वल टू 46.6 ग्राम्स प्लस, इसको तो सॉरी प्लस कर ही दिया ना हमने,
70 लिख देते हैं डायरेक्ट, 70 लिख दिए। अब इसको इधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा उधर जाके, x की वैल्यू आ जाएगी 70 माइनस 24.4, तो x इक्वल टू 45.6 ग्राम्स। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45.6 ग्राम्स। तो मतलब जो BaCl2 है, BaCl2 उसका मास आ गया 45.6 ग्राम्स। ईजी था, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। तो चलिए हम सेकंड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड लॉ कौन सा? लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो देखते हैं लॉ क्या कह रहा है। अ कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज बट द रेशियो ऑफ कंपोनेंट बाय वेट रिमेन सेम। मतलब एक कंपोनेंट, एक कंपाउंड, चाहे वो कहीं से भी लिया हो, डिफरेंट सोर्सेज से लिया हुआ हो, लेकिन उसका जो रेशो है बाय वेट वो हर जगह सेम रहेगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं H2O का एग्जांपल, H2O का एग्जांपल लेते हैं। पहले आप जो आपकी नोट्स कॉपी है उसमें ये डेफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। अब H2O को एग्जांपल लिया, H2O को अपन 3 जगह से लेंगे, डिफरेंट सोर्सेज की बात हो रही है यहाँ पे, 3 सोर्सेज से लेंगे, जैसे कि टैप वाटर, रेन वाटर एंड RO वाटर ले लेते हैं, ठीक है। 3 जगह से अपन ने पानी लिया, ठीक है। अब इसके जो रेशो है वो हर जगह सेम होना चाहिए बाय वेट, वेट के अकॉर्डिंग। जैसे 3 सेक्शन में ले लेता हूँ क्योंकि अपन ने 3 एग्जांपल लिए हैं। ये तो है टैप वाटर, ये है रेन वाटर, ये है RO वाटर, ठीक है। अब जो टैप वाटर है उसका बाय वेट कितना है? H2, H का मास होता है 1, H इज इक्वल टू 1, O इज इक्वल टू 16, ठीक है। 2:16, 2:16, 2:16, 1:8, 1:8, 1:8। अपन ने वाटर लिया 3 जगह से, टैप, रेन, RO, सारी जगह जो रेशो था वो सेम आ रहा है। तो मतलब क्या मतलब? सही है, ठीक है। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन पे। तो इस लॉ पे बेस्ड एक क्वेश्चन है ये। तो इसमें 2 एक्सपेरिमेंट दिए गए हैं, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड। तो यहाँ पे देखते हैं कि 2.16 ग्राम ऑफ कॉपर बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गिव 2.7 ग्राम ऑफ CuO, कॉपर ऑक्साइड। और एक्सपेरिमेंट नंबर 2 है, इसमें बस वेट चेंज कर दिया और कुछ नहीं है। बस हमें ये बताना है कि जो कॉपर ऑक्साइड है दोनों में इसका वेट अलग अलग है, ठीक है, लेकिन फिर भी लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को ये फॉलो कर रहा है। Cu/O है, दोनों में सेम आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिख लेते हैं अपन एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं हम Cu, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चल रहा है और बन रहा है CuO। तो Cu कितना है एक्सपेरिमेंट 1 में? 2.16 और CuO 2.7। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 0.92 और 1.15, ठीक है। अब हमें बताना है कि ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो अब हमें इसकी ज़ीरो क्या, O की वैल्यू हमें निकालनी होगी। तो O की वैल्यू कैसे निकलेगी? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो O निकल जाएगा, क्योंकि Cu में मतलब ऐसे ही होगा ना भाई, Cu + O गिव्स CuO। तो 2.16 इसमें से कम कर देंगे तो इसका आंसर आएगा 0.54, और ऐसे ही सेम इसमें करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.23। अब हमें दिखाना है कि ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसमें अपन करेंगे 2.16 अपॉन 0.54, 0.92 गिव्स 0.23। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4:1, 4:1। तो दोनों का जो रेशो है अलग अलग वेट में भी 4:1 आ रहा है। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी कंपोनेंट
कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड चाहे कहीं से भी लिया गया हो, हमें ये मतलब नहीं रहना चाहिए कि वो कौन सा सोर्स है जिससे हमें वो मिल रहा है। हमें ये होना चाहिए कि उसका हर जगह रेशो बाय वेट सेम रहेगा। चलिए अब हम नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ कौन सा, देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये लॉ देखो क्या कह रहा है, ये लॉ बहुत अटपटा सा है। इसकी जो डेफिनेशन है इसको एक एग्जांपल की मदद से समझाऊंगा मैं आपको। पहले इसको रीड कर देता हूँ मैं। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, then the different mass of one element which combine with fixed mass of another element bears a small whole number ratio to one another। कुछ भी समझ में नहीं आया, अब आएगा समझ में। इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ, फिर आएगा आपको समझ में। when two element combine to form more than one compound, then the different mass of one element which combine with fixed mass of another element bear a small whole number रेशो। तो 3 पार्ट में ये बढ़ गया, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और वहाँ से यहाँ तक। अब देखो एग्जाम्पल से समझ में आता है। C प्लस O, C प्लस O, ठीक है। अब C प्लस O मिलके बनाते हैं CO2 और C प्लस O मिलके बनाता है CO, ठीक है भाई, दोनों बनाते हैं C प्लस O CO2, C प्लस O CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे इसका मास हो गया 12 और यहाँ पे O2 है, तो इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ हो गया 32, 12 और यहाँ पे रहेगा 16 क्योंकि 1 ही है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 12 रेशो 32, 12 रेशो 16। अब देखो आप यहाँ पे पढ़ो, when two element कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। 2 एलिमेंट जब कार्बन और ऑक्सीजन मिलके 2 कंपाउंड बनाते हैं, मोर देन 1 मतलब एक और एक से मोर देन 1 मतलब एक तो होना ही नहीं चाहिए, 2 होना चाहिए कम से कम। CO2 और CO बना लिए। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, देन द फिक्स्ड मास, देन द डिफरेंट मास ऑफ वन एलिमेंट विच कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट bear a small whole number ratio to one another। अब यहाँ पे लास्ट वाली लाइन क्या है, bears a small whole number ratio to one another। तो जो फिक्स्ड मास है, फिक्स्ड मास किसका है, कार्बन का है जो कि है 12 और डिफरेंट मास किसका है, ऑक्सीजन का O। अब देखो डिफरेंट मास का जो रेशो है कंबाइन विथ फिक्स्ड मास ऑफ अनदर एलिमेंट विच bear a small whole number ratio to one another। तो मतलब 32 रेशो 16, 2/1, 2 रेशो 1। आई बात समझ में। bear एक स्मॉल है, होल नंबर रेशो है और दोनों वन अनदर। एक बार मैं वापस बता देता हूँ। when two element combine to form more than one compound, then the different mass of one element combined with fixed mass of another element bears a small whole number ratio to one another। आई बात समझ में। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है। इसकी पहचान कैसे करें कि भाई क्वेश्चन जब आ जाता है, तो हमें पहचान करनी होती है कि ये क्वेश्चन कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है। तो इसमें 2 एलिमेंट आएंगे, जब 2 एलिमेंट, तो इसकी पहचान है ये कि भाई एक एलिमेंट आएगा जब तो नहीं, 3 एलिमेंट आएंगे जब भी नहीं, 2 एलिमेंट होने चाहिए इसमें 2 एलिमेंट की बात होगी। और ये दिया था जॉन डॉल्टन ने ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन प्रपोज किया था और उसका एग्जाम्पल है ये। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो चलिए लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन पे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन, कुछ नहीं है, जॉन डॉल्टन ने दिया था, 2 एलिमेंट इसकी पहचान है और ये है इसका एक क्वेश्चन है। तो देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलके कंपाउंड बनाएंगे। तो इस यहाँ पे नाइट्रोजन के मास दिए हुए हैं, यहाँ ऑक्सीजन के मास दिए हुए हैं। तो जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलके बनाते हैं N2O, NO, N2O3,
N2O4, N2O5। ठीक है, अब हमें बताना है डेफिनेशन क्या थी। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड इन विच द डिफरेंट mass of one element combined with fixed mass of another element bears a small whole number ratio to one another। तो अब देखिए डिफरेंट मास तो ठीक है, जो फिक्स्ड मास है उसमें एक 14 आ रहा है, जो इसके डिफरेंट मास की जो रो है उसको बिगाड़ रहा है। तो हमें इसको भी 28 करना पड़ेगा फिक्स्ड मास के लिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, इसको भी 2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 28 और ये क्या हो जाएगा 32। ठीक है, फिक्स्ड मास, डिफरेंट मास, मोर देन वन कंपाउंड, लास्ट लाइन क्या थी, बियर्स अ स्मॉल होल नंबर रेशो टू वन अनदर। अब जो डिफरेंट मास था हम उसका रेशो निकाल रहे थे आपस में, तो इसमें देखो रेशो क्या आएगा, इसका रेशो आएगा 1:2, 3:4, 4:5। एक स्मॉल होल नंबर रेशो आया है, छोटा ही है, स्मॉल होल नंबर रेशो टू वन अनदर, अपॉन लगा देंगे जैसे ही आएगा। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। तो देखिए लॉ ये वाला पहले से भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट तो नहीं है, पर इसकी जो डेफिनेशन है वो समझने में थोड़ी अटपटी सी है। तो देखिए व्हेन टू एलिमेंट कंबाइंड सेपरेटली विथ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट देन द रेशियो ऑफ मास इन विच दे डू सो बियर अ स्मॉल होल नंबर रेशियो ऑफ मास इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन। बहुत ही अजीब सी है, लेकिन इसको भी हम एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, इसको भी हम 3 हिस्सों में तोड़ेंगे, फिर समझ में आएगी ये। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम SHO। ठीक है, अब H और S मिलके क्या बनाते हैं H2S। ठीक है, ये और ये SO2 H2O। अब यहाँ पे मैं मास लिख देता हूँ, H = 1, O = 16, S = 32। तो अब देखिए यहाँ पे इनका रेशो क्या होगा मास का, 2:32, 2:16, 32:32। ठीक है, इसमें तो कुछ नहीं था, इजी है। तो ये एरो है ना। तो अब देखिए कि पहली लाइन क्या थी, व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विथ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट देन द रेशियो ऑफ मास। जब उनका मास का रेशो, पहली जो पार्टीशन किया है मैंने उसका मतलब देख लेते हैं पहले। व्हेन टू एलिमेंट कंबाइन सेपरेटली विथ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, जब उनका मास का रेशो, किनका, S और O का, यहाँ पे इसका मास है 32, यहाँ पे इसका मास है 16, तो 32:16/16 काटा 2:1। ठीक है, इन विच दे डू सो बियर आ स्मॉल होल नंबर रेशो, इन विच दे डू सो मतलब ये तो हुआ था पहला वाला पार्ट, जब ये दोनों थर्ड एलिमेंट जो फिक्स्ड है जिसका मास, उसके साथ मिल रहे थे, जब उनके मास का रेशो। अब है कि जब वो आपस में मिल रहे हैं, जब उनके मास का रेशो, तो कितना है 32/32, 1:1। ठीक है, इन विच दे डू सो बियर, दे डू सो मतलब दे मतलब ये दोनों, आ स्मॉल होल नंबर रेशो ऑफ मासेस। ठीक है, होल नंबर रेशो, स्मॉल होल नंबर रेशो है ऑफ मास का, किसके मास का, डू सो, दे डू सो बियर आ स्मॉल होल नंबर रेशो ऑफ मासेस इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन। अब इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन मतलब ये जो दो स्मॉल होल नंबर रेशो निकले हैं, इनका भी रेशो देखो, इनका भी रेशो 2/1/1/1, 2/1 into 1/1, 2/1 gives 2:1।
ये है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। वापिस बता देता हूँ, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइंड विथ फिक्स्ड मास ऑफ थर्ड एलिमेंट, जब उनके मास का रेशो, किन के मास का रेशो, टू एलिमेंट्स के मास का रेशो, कब, जब फिक्स्ड मास है जिसका थर्ड एलिमेंट का, उसके साथ कंबाइन करेंगे। फिर है इन विच दे डू सो बियर, इन विच दे डू सो, ये दोनों मिलके जो बनाएंगे उनके मास का रेशो, इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन। फिर दिस प्लस दिस, मतलब इनका मास का रेशो अपॉन इनका मास का रेशो जो आएगा वो है, ये है 2:1 इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग। आई बात समझ में? यही है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को समझाने की। तो ठीक है, चलो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए हम लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसमें। तो हमने अभी जो एग्जांपल लिया था एच, एस और ओ का, तो उसमें वैसा ही क्वेश्चन है, ये वो ही क्वेश्चन है, बस उसमें डिजिट दे दी गई है। तो देखिए, पहले हम वो जो ट्रायंगल बनाया था हमने छोटा सा, वो बना लेते हैं। एस ओ एच, ठीक है। ये दोनों मिलके क्या बना रहे थे, SO2 H2O H2S, ठीक है। अब H2S कंटेन 94.11% ऑफ सल्फर। अब हमें देखें कि भाई इस क्वेश्चन में ग्राम तो कहीं दे ही नहीं रखा, ठीक है, ग्राम तो कहीं दे ही नहीं रखा, और हमें बताना है कि लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को फॉलो करता है या नहीं। तो हम इसके अंदर जो इन सबका मास है वो एक फिक्स कर देते हैं। मास मतलब दिया गया, मतलब हमको दिया गया जो 94 जो दे रखा है, ये इसको फिक्स करके हम 100 ग्राम्स कर लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या कहती थी, पहले इस S का और इस SO का रेशो, फिर इन दोनों का रेशो, दे डू सो बी आर अ स्मॉल होल नंबर रेशो, और ये वाला उससे पहले वाली लाइन थी, फिर इन दोनों का रेशो, है ना। तो देखिए हमें H2S जो है उसमें S का जो मास निकालना है, तो H2S में 94.11% ऑफ सल्फर है। तो पूरे H2S का वेट कितना हमने माना है, 100 ग्राम मान लिया। तो 100 माइनस 94.11 गिव्स कितना, गिव्स 5.89 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, नॉट सल्फर, क्योंकि सल्फर का मास तो हमें दिया हुआ है 94.11 ग्राम्स मान लिया जाएगा। तो सल्फर कितना हो गया, 94.11 ग्राम तो सल्फर है, क्योंकि हमने ग्राम में मान लिया। 100 ग्राम है, उसमें से 5.89 कितना है, हाइड्रोजन। अगर 100 में से 5.89 माइनस करेंगे तो 9.11 आएगा, इसलिए हमने इसको ग्राम में मान लिया। सल्फर कितना है, 9.11, और हाइड्रोजन कितना है, H2 5.89। अब ये स्मॉल नहीं रहेगा, अगर इसका रेशो निकालेंगे हम तो ये स्मॉल नहीं रहेगा। तो हम क्या करते हैं, 5.89 की जगह अगर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करेगा 94.11 ग्राम के साथ तो कितना होगा, तो 94.11 अपॉन 5.89 कितना होगा, 15.977 ग्राम्स ऑफ सल्फर। मतलब 15.977 ग्राम ऑफ सल्फर 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ मिलके H2S बना सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने इसको छोटा कर लिया, बस कुछ नहीं है, इसको छोटा कर लिया ताकि सिंपल स्मॉल होल नंबर रेशो आ सके, ठीक है। अब ऐसे ही हमने S का तो निकाल लिया, अब O का भी निकाल लेते हैं। O कहाँ दे रखा है, H2O, ये रहा। H2O कंटेन 11.11% ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दे रखा है, इसमें ऑक्सीजन निकालना है, इसमें सल्फर दे रखा था इसलिए उसको छोटा करा है बस, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, H2O की बात हो रही है तो यहाँ पे
हाइड्रोजन कितना है 11.11, तो 100 माइनस 11.11 ग्राम्स, तो कितना हुआ, ये हुआ 88.89 ग्राम्स। ठीक है, ये किसका वेट निकल गया, ऑक्सीजन का, और हाइड्रोजन का तो पहले दे ही रखा था उनको 11.11। ठीक है, अब ये भी बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 11.11 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन कंबाइन विथ 11.11 grams of hydrogen combine with 88.89 grams of oxygen to form H2O। ठीक है, अब 11.11 की जगह 1 ग्राम कर दें तो वही आ जाएगा 88.89 अपॉन 11.11 गिव्स 8 ग्राम्स। अब 8 ग्राम्स आ गया अप्रॉक्सीमेटली, 8 ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम इसका रेशो निकाल लेते हैं। हमने बोला था ना पहले, जब वो थर्ड एलिमेंट के साथ जो कि जिसका मास फिक्स्ड है उसके साथ रिएक्ट कर रहे थे, जब उसका रेशो दे डू सो बियर, फिर दे देम सेल्फ कंबाइन। ठीक है, अब इनका रेशो निकालेंगे, तो रेशो 15.977 अपॉन 8 ग्राम्स, तो इसका रेशो कितना आया 2:1, 2:1। ठीक है, एक रेशो अपने पास आ गया। अब नेक्स्ट इधर कर देते हैं, नेक्स्ट अब इन दोनों का रेशो। ठीक है, अब SO2 कंटेन 50% ऑफ O2, 50% O2 है, तो बाकी बचा हुआ 50% क्या हुआ, सल्फर हुआ। तो यहाँ पे 50-50 कर लेते हैं, 1:1 आएगा। ठीक है, SO2 है, इसमें O2 कितना है 50%, S कितना है 50%। ठीक है, मतलब 50% यानी ग्राम्स, 100 माना है ना अपन ने, एक आइडियल मान लिया इस क्वेश्चन में 100, सब 100 है, तो 1:1 आ गया। अब दे देम सेल्फ कंबाइन विच बियर्स आ स्मॉल होल नंबर रेशो, वही आ जाएगा 2:1। 2:1 आ रहा है, सिंपल है, स्मॉल है, होल नंबर है, मतलब सही है। अब इस लॉ की पहचान कैसे करें, इससे पहले वाला लॉ था उसमें पहचान थी कि 2 एलिमेंट्स, और इसमें पहचान है 3 एलिमेंट्स। ठीक है, 3 एलिमेंट्स इसकी पहचान है, और इसको एक नाम और देते हैं #लॉ। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं, गैलुसेग लॉ। तो इस लॉ के बारे में एक बता देता हूँ कि ये सिर्फ गैसियस स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल है, लिक्विड के लिए नहीं, सॉलिड के लिए नहीं, सिर्फ गैस की बात होगी यहाँ पे। ठीक है, इन गैसियस रिएक्शन द रिएक्टेंट्स आर ऑलवेज कंबाइंड इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम एंड फॉर्म प्रोडक्ट। ठीक है, देखिए जैसे H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। ठीक है, अब यहाँ पे H कितना है 1 वॉल्यूम, यहाँ पे मोल नहीं लिखेंगे, वॉल्यूम लिखेंगे। ये कितना है 1 वॉल्यूम, ये है 2 वॉल्यूम। ठीक है, इन गैसियस रिएक्शन ये सब गैस हैं, गैस की बात हो रही है। द रिएक्टेंट ऑलवेज कंबाइन इन अ सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम एंड फॉर्म प्रोडक्ट। सिंपल रेशो 1:1:2। 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन combined with 1 volume of chlorine gives 2 volume of HCl। सिंपल रेशो बाय वॉल्यूम एंड फॉर्म प्रोडक्ट। बस इसमें कुछ नहीं था इतना। तो इस वीडियो का लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं, एवोगैड्रो हाइपोथेसिस, कि एवोगैड्रो ने क्या हाइपोथेसिस, उनके अनुमान क्या थे कि भाई जब टेम्परेचर, प्रेशर और फिजिकल कंडीशन
रिमेन सेम, मतलब जब टेम्परेचर, प्रेशर और फिजिकल कंडीशन सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, जब इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस, कि भाई जैसे 100 ml ऑफ हाइड्रोजन में x मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 100 ml ऑफ हाइड्रोजन में x मॉलिक्यूल हैं, तो 100 ml ऑफ मीथेन में भी x ही मॉलिक्यूल्स होंगे। समझ रहे हैं बात? मतलब 100 ml में x मॉलिक्यूल्स ही आ सकते हैं, तो 100 ml ऑफ मीथेन में भी x मॉलिक्यूल्स ही आएंगे। जैसे 200 ml ऑफ नाइट्रोजन हैव y मॉलिक्यूल्स, तो 100 ml ऑफ नाइट्रोजन हैव y बाय 2 मॉलिक्यूल्स। आई बात समझ में मैं कहना क्या चाहता हूँ? ये जब बात हो रही है जब टेम्परेचर और प्रेशर और फिजिकल कंडीशन सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 100 ml और CH3 में x मॉलिक्यूल हैं 100 ml में, तो 100 ml ऑफ H2O में भी x ही होंगे। अगर 200 ml में N2 मॉलिक्यूल्स y हैं, तो 100 ml N2 में y बाय 2 होंगे। समझ रहे हैं आप बात? बस आज की वीडियो के लिए यही, आज की क्लास यहीं खत्म।